हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल द नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं 9 सितंबर का करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ग्लोबल अवार्ड presented in 2024 was awarded to Indian filmmaker Mike Pandey, okay, for his contribution to wildlife and environmental film मेकिंग। ओके, तो 2024 में भारतीय फिल्म निर्माता माइक पांडे को वन्यजीव और पर्यावरण फिल्म निर्माण में उनके योगदान के लिए कौन सा वैश्विक पुरस्कार प्रदान किया गया है? सो इट इज जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड। ओके, अवार्ड। सो ऑप्शन नंबर बी, जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार या अवार्ड इज द करेक्ट आंसर। तो क्या है, देखो 2024 में ना इंडियन फिल्म मेकर माइक पांडे, ओके, माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड उन्हें उनके वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल फिल्म मेकिंग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। अब माइक पांडे ने अपनी फिल्म्स के जरिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर एक बहुत बड़ा असर डाला है। पांडे की फिल्म्स जैसे द लास्ट माइग्रेशंस, जो एलिफेंट्स के पोचिंग और उनके स्ट्रगल्स के बारे में थी। ओके, फिल्म का नाम है द लास्ट माइग्रेशन। ओके, द लास्ट माइग्रेशन, ठीक है, जो एलिफेंट्स के पोचिंग और उनके स्ट्रगल्स के बारे में थी। ओके, तो ये लोगों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के प्रति जागरूक बनाया। उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग के जरिए पब्लिक को बताया कि कैसे हमारी वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट खतरे में है और इसके लिए क्या क्या कदम उठाया जा सकते हैं। जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड जो है वो वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल फिल्म मेकिंग में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इस अवार्ड का मकसद उन लोगों को सम्मानित करना होता है जो अपनी क्रिएटिव फिल्म मेकिंग के जरिए नेचर कंजर्वेशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ओके, तो माइक पांडे ने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग को इंडिया में एक नया लेवल पर ले जाने का काम किया। उन्होंने अपने करीब 4 डिकेड्स के करियर, मतलब 40 साल के करियर में कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जो एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को समझने में मददगार साबित हुई। इस अवार्ड के जरिए ना ग्लोबल लेवल पर उनका सम्मान किया गया, जो कि सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी है। इस अवार्ड को जीतने के बाद उन्होंने ये बताया कि उनका मिशन सिर्फ फिल्म मेकिंग नहीं बल्कि लोगों को इंस्पायर करना है ताकि सब मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित कर सके। अभी देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स पोटेंशियली अफेक्टिंग 1.47 बिलियन पीपल बाय 2036? एक हालिया अध्ययन के अनुसार 2036 तक भारत की कितनी प्रतिशत जिलों की आबादी को चरम जलवायु घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है जिससे 1.47 अरब लोग प्रभावित हो सकते हैं? तो इट इज 85%। ओके, तो देखो एक हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक 85% इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स, ओके, 85% इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स का सामना करने के लिए एक्सपोज्ड है। ये एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जैसे कि बाढ़ मतलब फ्लड्स, सूखा मतलब ड्राउट्स, हीट वेव्स और साइक्लोन्स है जो लगभग 1.47 बिलियन लोगों को 2036 मतलब 2036 तक प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत के अधिकतर डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब जिलों में मौसमी असमानता मतलब क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और बदलती हुई एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये सिर्फ लोगों के जीवन पर नहीं बल्कि उनकी रोजी रोटी, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सीधा प्रभाव डालेंगे।
जब क्लाइमेट चेंज के कारण ये एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ते हैं तो इससे लोगों के घर, फसल, पानी के कम होने पे, पानी के स्रोत और बिजली की बिजली की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्ध जो हम नहीं कर पाते ना, उस पर भी खतरा बढ़ता है। ओके, ये रिपोर्ट इस बात को हाईलाइट करती है कि अगर जल्दी से कदम नहीं उठाया गया तो 2036 तक भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक बने और अपने एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज की सुरक्षा करें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर विजिटेड इंडिया इन सितंबर 2024 टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएई? सितंबर 2024 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा किस नेता ने किया? तो किस नेता ने किया भाई? क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी। ओके, सो देखो, तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने दौरा किया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सितंबर 2024 में क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी ने भारत का दौरा किया, जिसका मकसद भारत और यूएई के बीच के बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत बनाना था। ओके, बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत बनाना था। ये विजिट दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत और यूएई के बीच पहले से ही ट्रेड, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट के मामले में अच्छे संबंध है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने कई एरियाज में कोलैबोरेशन पर जोर दिया, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत और यूएई के बीच की दोस्ती और स्ट्रॉन्ग हुई। ठीक है, जो दोस्ती है भारत और यूएई की, मतलब अबू धाबी की, और स्ट्रॉन्ग हुई, और दोनों देश आगे आने वाले समय में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को और बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ये विजिट भारत के लिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यूएई भारत के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है और दोनों देश मिलकर रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, दैट इज India has recently elevated its partnership with which country to a comprehensive strategic partnership? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी साझेदारी को समग्र राजनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया है? तो इट इज, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इट विल बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर बी है। तो हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया है। ओके, सो इस नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मकसद दोनों देशों के बीच है कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोऑपरेशन को और बढ़ावा देना है, जैसे कि ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो मेन क्या हो गया आपका? ट्रेड, ओके, टेक्नोलॉजी, देन आपका हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, then comes your option point number 4. I'm continuing here. Defense, and then comes your education. Education is very important. Okay, education. ओके, नाउ इस पार्टनरशिप के जरिए भारत और यूके ने अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाने का निर्णय किया है, जिसमें दोनों देश अपने इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने पर फोकस करेंगे। ये दोनों देशों के लिए एक हिस्टोरिक कदम है जो सिर्फ व्यापार और इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज, हेल्थ और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे इश्यूज पर भी मिलकर काम करेंगे।
ओके इस कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फायदा दोनों देश के लोगों को भी होगा, जहां और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और इनोवेशन और रिसर्च में कोलैबोरेशन को और मजबूती मिलेगी। अभी हम देखते हैं हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि है Which country hosted the heads of Asian Coast Guard Agencies meeting HACGAM in September 2024? तो सितंबर 2024 में एशियन तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक मतलब HACGAM की मेजबानी किस देश ने की भाई? तो ये इसका आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ कोरिया। तो सितंबर 2024 में साउथ कोरिया ने हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग HACGAM का आयोजन किया। इस मीटिंग का मकसद एशिया के कोस्ट गार्ड एजेंसीज के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और रीजनल कोऑपरेशन को मजबूत बनाना था। HACGAM के दौरान विभिन्न देशों ने अपने एक्सपीरियंसेस और स्ट्रैटेजीज को शेयर किया ताकि रीजनल मैरीटाइम चैलेंजेस जैसे इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मैरीटाइम पोल्यूशन का मिलकर समाधान निकाला जा सके। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मैरीटाइम पोल्यूशन। ठीक है, मतलब गंदगी करना ओशंस में। तो साउथ कोरिया का ये होस्टिंग रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम नेशन है और उन्होंने एशिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी में अपना योगदान दिया है। ये मीटिंग एशिया के कोस्टल रीजन्स की सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया गया है। ठीक है, अभी लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country did India sign a major defense cooperation agreement with during September 2024? सितंबर 2024 के दौरान भारत ने किस देश के साथ एक प्रमुख रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया भाई? तो इट इज ऑफ कोर्स इजराइल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो सितंबर 2024 में भारत ने इजराइल के साथ एक महत्वपूर्ण डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक टाइज को मजबूत बनाना था। इस एग्रीमेंट के तहत भारत और इजराइल अपने डिफेंस टेक्नोलॉजीज, मिलिट्री ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग में और ज़्यादा कोलैबोरेशन करेंगे। भारत और इजराइल के बीच पहले से ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशंस है और ये एग्रीमेंट उन्हें नए स्तर पर ले जाने का काम करेगा। इजराइल के एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। दोनों देश रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल चैलेंजेस का मिलकर सामना करने के लिए इस पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which football player became the first to score 900 career goals in September 2024? तो सितंबर 2024 में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी अपने करियर में 900 गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना भाई? तो इट इज ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, ना ही ये लियोनेल मेसी है, ना ये नेमार है, ना ये बापे है, कोई नहीं है, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस प्लीज कमेंट डाउन सुई। ओके, ऑलराइट, सो सितंबर 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और इतिहास रच दिया जब वो पहले फुटबॉल प्लेयर बन गए जिन्होंने अपने करियर में 900 करियर गोल्स स्कोर किए। ये माइलस्टोन उन्होंने अपने इनक्रेडिबल करियर के दौरान हर मेजर लीग और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लगातार शानदार परफॉर्मेंसेस के जरिए हासिल किया। रोनाल्डो के लिए ये अचीवमेंट सिर्फ उनके टैलेंट और डेडिकेशन का प्रमाण नहीं है,
बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी और फुटबॉल के प्रति उनकी लगन को भी दिखाता है। उन्होंने यूरोप के सबसे बड़े क्लब्स जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस और अल नसर के लिए खेलते हुए गोल्स की ये गिनती हासिल की। ये माइलस्टोन फुटबॉल के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है जो रोनाल्डो को एक और महान लेवल पर ले जाता है। उन्होंने अपनी फिजिकल फिटनेस और स्किल्स के जरिए दुनिया भर के फैंस को इंस्पायर किया है। सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the projected global growth rate for 2024 as per Moody's September 2024 report? तो Moody's के सितंबर 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक वृद्धि दर क्या है, मतलब वैश्विक वृद्धि दर क्या है, मतलब परसेंटेज क्या है? तो इट इज ऑफ कोर्स 2.7%, मतलब 2.7%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मूडी सितंबर 2024 रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 2.7% होने का एस्टिमेशन लगाया गया है। ये ग्रोथ रेट कुछ ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, देन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशंस। मूडीज के एनालिसिस के हिसाब से ये ग्रोथ रेट स्टेडी रिकवरी का इंडिकेशन देता है, लेकिन कुछ रीजन्स में इकोनॉमिक स्लोडाउन्स और अनसर्टिनिटी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, थोड़ा हो सकता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन हो, अनसर्टिनिटी हो, वो देखने को मिल सकती है। तो इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज इस ग्रोथ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमीज थोड़ा मॉडरेट पेस पे ग्रो करेंगी। ठीक है, तो ग्लोबल ग्रोथ रेट का ये एस्टिमेशन फ्यूचर के इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिसी मेजर्स और ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। What is the purpose of the new multi-million-dollar effort in patches of forest across the world? दुनिया भर के जंगलों में नए बहु-मिलियन डॉलर के प्रयास का उद्देश्य क्या है भाई? तो इसका प्रयास ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी है, टू मेजर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर्ड बाय फॉरेस्ट। तो जंगलों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो कैप्चर करते हैं, मतलब कैप्चर करके रखते हैं, उसको मापना इसका मेन उद्देश्य है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो द न्यू मल्टी मिलियन डॉलर इनिशिएटिव जो है उसका मेन पर्पस ये है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी फॉरेस्ट पैचेस में कार्बन डाइऑक्साइड की मेजरमेंट की जा सके, जो फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को मॉनिटर करेगा और देखने की कोशिश करेगा कि कैसे ये ट्रीज और प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर अपने अंदर स्टोर करते हैं, जो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, जिसे क्या कहता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मैं ये वर्ड लिख देती हूँ यहाँ, इट्स अ नाइस वर्ड, अगर आप ये यूज करोगे तो मार्क्स मिलने के चांसेस है। सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है बेसिकली, मतलब देखो, प्लांट्स ना एटमॉस्फेयर से कार्बन को खींचकर अपने अंदर स्टोर करते हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मददगार होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है जो अर्थ को गर्म करती है। ठीक है, जब ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं और इससे हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये मेजरमेंट सिस्टम फॉरेस्ट के हेल्थ और उनकी कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी का एक एक्यूरेट आइडिया देगा, ताकि हम समझ सके कि कौन से फॉरेस्ट कितने कार्बन स्टोर कर रहे हैं। इससे हम उन जगह पर कंजर्वेशन एफर्ट्स को फोकस कर सकते हैं जहां ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो रहा है,
और फॉरेस्ट को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फॉरेस्ट के कार्बन लेवल्स को एक्यूरेटली मेजर करेगा, जिसमें सैटेलाइट्स, सेंसर्स और एडवांस डेटा एनालिसिस मेथड्स का इस्तेमाल होगा। इससे हमें प्रिसाइज डेटा मिलेगा, जिससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि फॉरेस्ट कितनी इफ़ेक्टिव है ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पूछ रहा है Which country recently pledged 360 billion yuan, that is $50.7 billion over 3 years to African countries at the Forum for China-Africa Cooperation FOCAC? तो हाल ही में चीन अफ्रीका सहयोग मंच FOCAC के किस देश ने अफ्रीकी देशों को 3 वर्षों में 380 बिलियन युआन यानी 50.7 बिलियन डॉलर्स का वादा किया है? तो ऑफ कोर्स इट इज नन अदर देन चाइना। ठीक है, तो चाइना ने किया है, तो हाँ, चाइना ने रिसेंट फोरम फॉर चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन FOCAC के दौरान 360 बिलियन युआन, जो कि 50.7 बिलियन डॉलर के बराबर है, तो अफ्रीका के कंट्रीज़ के लिए प्लेज किया है। ये फंडिंग अगले 3 सालों में दी जाएगी और इसका मेन फोकस अफ्रीका के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। इस कमिटमेंट के जरिए चाइना अफ्रीका के अलग अलग सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स और पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इस फंड से अफ्रीका की इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलेगा, जो वहाँ के देशों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। So that's it for today guys. I hope आपको सब समझ आया होगा. If there is any doubt, so please ask me in the comment section. कुछ आपको feedback देना है, queries है, then please ask me, okay, in the comment section. And also अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो please make sure करें कि आप वीडियो को like करें. Alright, so like is very important and share it with your friends. Sharing करने से engagement बढ़ेगी. It's very good for us. Please कर दो and subscribe our channel. सब्सक्राइब अगर कर ही रहे हो तो जो बेल की घंटी है उसको भी बजा डालना. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.